नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड में एक बड़ी रैली करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ की अधिक की योजनाएं दी है, जो कि ऐतिहासिक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली भी होगी, जिसके लिए सरकार और संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी, चूँकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएँ और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतज़ार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएं जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। इसलिए उत्तराखंड से उनका लगाव है और उत्तराखंड वासियों को भी उनका इंतजार है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए 9 साल का कार्यकाल पीएम मोदी का 30 मई को पूरा हो रहा है और ऐसे में प्रदेश में भी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मई को 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 9 वर्षों के दौरान जो भी महत्वपूर्ण, जो भी महत्वाकांक्षी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई, जो भी ऐतिहासिक फैसले लिए गए, उनको जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान रहेगा। इसको 30 मई से लेकर के 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में महा जनसंपर्क अभियान के रूप में मनाने जा रही है, जिसको उत्तराखंड में भी इस अभियान को बड़े जोर शोर से मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम जो आला जो संगठन के जो पदाधिकारी थे, वो सभी लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन सभी ने बैठक की और इस पूरे कार्यक्रम पे महत्वपूर्ण चर्चा कर आगे की तैयारियां की गई। बिल्कुल, और साथ ही देखिए उत्तराखंड में 30 मई से लेकर 30 जून तक कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे और साथ ही लोकसभा चुनाव की भी तैयारी हम इसे देख सकते हैं पवन, चूंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें और इस रैली के जरिए जो कार्य अभी तक किए गए हैं और जो आगे किए जाएंगे उसे लेकर जरूर जनता के बीच पीएम जाएंगे। बिल्कुल, जो इससे पहले भी एक कार्यक्रम का जो रूपरेखा तैयार हो गई थी और 15 तारीख से जिसकी शुरुआत हो गई थी, संपर्क अभियान और सांसदों का, सभी लोकसभा सांसदों का, राज्यसभा सांसदों का अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करने के जो कार्यक्रम थे, उसके जरिए अपनी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का यह अभियान था। वो भी उसकी भी शुरुआत हो गई है और इसके साथ साथ 30 मई से और 30 जून तक जो महासंपर्क अभियान है वो भी साथ साथ चलाया जाएगा और उससे पहले प्रदेश की कार्य समितियां भी होनी है, जो कि 19 और 20 तारीख को बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो कार्य समिति है वो राजधानी देहरादून में संपन्न होगी। फिर जिले स्तर की जो कार्य समितियां हैं वो और मंडल स्तर की कार्य समितियां भी संपन्न होंगी। और वहीं इस दौरान प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय बड़े जो वरिष्ठ केंद्रीय नेता है वो भारतीय जनता पार्टी को उसको संबोधित करेंगे और इसके साथ ही एक विशाल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले। हालांकि पूरे देश भर में वो इस दौरान 51 रैलियां करेंगे, जिसमें से एक रैली उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। बिल्कुल, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड के दौरे पर रहते हैं, इस दौरान उनकी तरफ से हमेशा से ये कहा जाता है कि उत्तराखंड तीसरे दशक में उत्तराखंड का व्यक्तिगत जो प्रभाव है लोगों पे वो भी खास तौर पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उत्तराखंड के वासियों के लिए भी और पार्टी के नजरिए से भी हम देखते हैं तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आए हैं
तो कोई न कोई सौगात भी जरूर दी है। इसलिए प्रदेशवासियों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर रहती है। इस बार कपाट खुलने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए वो 6 बार उत्तराखंड आए हैं और कभी कोई न कोई बड़ी घोषणा जरूर उत्तराखंड की देवभूमि की धरती से उन्होंने की है और जनता के लिए विशेष सौगात दी है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि ये आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक है, और उसी के आधार पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके उत्तराखंड को कैसे विकसित किया जाए, यहाँ के लोगों को कैसे समृद्धशाली बनाया जाए, कैसे स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाए। तो इन तमाम बातों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने प्रत्येक भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक कहा है, और 2025 का जो लक्ष्य है पुष्कर सिंह धामी का कि 2025 में जब रजत जयंती वर्ष हम मना रहे होंगे तब हम देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हों। इस धारणा के साथ ये आगे बढ़ा जाए, कैसे कैसे जो विकास की रूपरेखा है उसको तैयार किया जाए, जो नए आयाम स्थापित कैसे किए जाए, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल किया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे बार किया जाए, कैसे आमदनी प्रदेश की आमदनी बढ़ाई जाए, आर्थिकी बढ़ाई जाए, महिलाओं को कैसे समृद्ध किया जाए, युवाओं को कैसे समृद्ध किया जाए, स्वरोजगार के कौन कौन से क्षेत्र में कैसे अवसर उपलब्ध कराए जाए नए। तो इन सभी विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामंजस्य दिखा करके उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए आगे कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया है वह सभी खुद ही सरकारी जमीनों को खाली कर दे, अन्यथा सभी का नंबर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को सरकार हटाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी सरकारी जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो जाते। ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे, और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा, स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। तो सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीनों को खाली करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से जारी है। केवल केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है और जैसे ही मौसम में सुधार होगा सरकार रजिस्ट्रेशन से रोक हटा देगी। चूँकि चार धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में, केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहाँ पर बार बार मौसम ख़राब हो रहा है, कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे, और ये यात्रियों की सुविधा के लिए जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे। वे देहरादून स्थित शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एक बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने विभाग में अभी तक किए जा रहे कार्यों और प्रस्तावों के बारे में जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा में यह निर्णय लिया गया है।
अब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बेहद सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वह अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू करने के साथ ही अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सके। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के सभी अधिकारी को आज यहाँ पर बुलाया गया, जहाँ पर कुछ योजनाएं जो हमारी थी, जिसमें विशेषकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, एकल महिला स्वरोजगार योजना, वो आखिरकार वह प्रस्ताव किस स्तर पर है, उसमें क्या क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि ये मेरी ओर से स्पष्ट निर्देश थे कि एकल महिला स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहन देना है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम लोग 50% सब्सिडी हम लोग देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज निर्देश दिया है कि 75% सब्सिडी और 25% जो है लोन के आधार पर जो है उनको उनके स्वरोजगार के लिए फंडिंग की जाएगी। और साथ साथ में यह भी कोशिश है कि यह फंडिंग जो उनको हो तो वो बगैर जब बैंक में वो अपने लिए लोन के लिए अप्लाई करें तो उनसे किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटर, इस प्रकार की चीज़ें ना आने पाए, इसको भी विभाग सुनिश्चित करे। तो कोऑपरेटिव के संबंधित संस्थाओं के उच्च अधिकारियों से बात करने के निर्देश जो है विभाग को दिए हैं। देखिए, आज वहीं देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अफसरों को G20 बैठक से जुड़े कार्यों को 20 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास निदेशालय देहरादून में हुई बैठक में मंत्री ने G20 से जुड़े कार्यों की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि G20 से जुड़े सभी कार्य 20 मई तक हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने शहरी विकास विभाग के साथ ही नगर निगम, नगरपालिका और पंचायतों को सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और जानकी सेतु कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों में सफाई पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से G20 का कार्यक्रम बिल्कुल अब हमारे नज़दीक है जी, उसको लेके जो मेरे विभाग की तरफ से काम होने हैं उसकी समीक्षा की है। और हमारे यहाँ 6 निकाय पड़ते हैं जो इस रोड पे रहेंगे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें शामिल है। जैसे डोईवाला है, ऋषिकेश है, मुनि की रेती है, जौंक है, नयननगर है और तपोवन है। इन 6 के 6 निकायों में हम लोग किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि हमारे यहाँ सड़क का काम है, बिजली का काम है, पोल लगाने का, सफाई का काम है, और गौशाला का एक मॉडल बनाने का काम है, और उसी प्रकार से कुछ यंत्र खरीदे जाने हैं। ये सब प्रकार के काम की जो समीक्षा मेरे द्वारा की गई, तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, यानी कि हम लगभग सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो शेष काम कुछ थोड़े बहुत बचे वो 2-3 दिन में हम पूरा कर लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, G20 से जुड़े कार्यों को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 20 मई तक कार्यों को पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव एस.एस. संधू समेत पूरा जो सरकारी अमला है वो G20 को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कल शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शहरी विकास निदेशालय में बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया। सभी अधिकारी वहां पर मौजूद थे और G20 के कार्यों की समीक्षा की। G20 को लेकर के जो तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर एक और प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जो वॉल पेंटिंग की जा रही है, उत्तराखंड की संस्कृति को कुल मिलाकर के प्रदर्शित करने और साफ सुथरा और सौंदर्यीकरण करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। इस पर कहीं न कहीं पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, क्योंकि नरेंद्र नगर से ही वो विधायक हैं और नरेंद्र नगर क्षेत्र में ही, ऋषिकेश के नरेंद्र नगर क्षेत्र में ही ये G20 का जो सम्मेलन है उसका आयोजन होना है। उन्होंने भी तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई थी, क्योंकि काम जो कार्य प्रस्तावित है उन कार्यों में कहीं न कहीं ढीलाढीली देखने को मिल रही है। इसलिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि तय समय सीमा पर सभी कार्य पूरे किए जाए। कल शहरी विकास मंत्री ने भी सभी कार्यों की समीक्षा करने के बाद में अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी अधिकारी कार्य में कोताही बरतता हुआ पाया जाएगा तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और 20 मई तक ये सभी G20 से संबंधित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही पवन देखिए, निकायों की अगर हम बात करते तो साफ सफाई के अलावा और किन चीजों पर जो भी प्रस्तावित कार्य हैं उसे पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है? बिल्कुल, जहाँ एक और साफ सफाई से संबंधित है, तो वहीं उत्तराखंड की संस्कृति को दीवारों पर प्रदर्शित करने का जो कार्य है वो चल रहा है। वहीं जो आवागमन की सुविधा है या फिर जो जिस संस्कृति से देवभूमि जानी जाती है और जो योग नगरी ऋषिकेश है, उसको योग नगरी को किस रूप में प्रदर्शित किया जाए, तो G20 देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए आएंगे, वो लोग उसका अवलोकन करें और अपने देशों में जाकर के भी उत्तराखंड के बारे में जिक्र किया जाए और उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो पहचान है, उसको प्रदर्शित किया जा रहा है और साथ ही साथ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है हर स्तर से, चाहे वो पेड़ पौधे लगा करके हो, वॉल पेंटिंग के माध्यम से हो, साफ सफाई के माध्यम से हो, चाहे वो जो स्वच्छता अभियान के माध्यम से हो। इसके साथ ही जो उत्तराखंड की वेशभूषा है उससे संबंधित हो, खान पान के संबंधित हो, इसके साथ ही जो संस्कृति है, जो कल्चरल प्रोग्राम है, जो यहाँ की जो बोली भाषा है, उससे संबंधित तमाम चीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड जो तमाम देशों से जो प्रतिनिधि आएंगे वो उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जान सकें। ठीक है पवन, आप बने रहे, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। वे ऋषिकेश क्षेत्र में 20 मई तक शहरी विकास से जुड़े सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें कि G20 के तहत उत्तराखंड को मिले कार्यक्रमों को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ऋषिकेश में प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत 6 नगर निकायों में शहरी विकास विभाग विभिन्न कार्य करा रहा है। विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ इस संबंध में समीक्षा बैठक भी की है। तो शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और G20 सम्मेलन को लेकर ऋषिकेश तैयार है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है। तो चलिए पवन हमारे साथ जुड़े हुए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। पवन देखिए, चूंकि ऋषिकेश में G20 के कार्यक्रमों को लेकर कार्य योजना पहले से ही तैयार कर ली गई हो और ऐसे में जो तैयारियां हैं अब उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है, चूंकि 20 मई को बैठक होनी है। बिल्कुल, G20 को लेकर के इन G20 के जो सम्मेलन है उनके जो है सफल समापन के लिए, सफल आयोजन के लिए एक तरफ बजट में भी प्रावधान किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 के इन तीनों सम्मेलन के लिए, जहां पर एक सम्मेलन का आयोजन हो चुका है और भी 2 सम्मेलन यहां पर होने हैं। एक इसी माह के अंत में होता है जिसको ऋषिकेश के समीप ही जो नरेंद्र नगर विधानसभा है वो उस क्षेत्र में होना है और एक आगामी माह जून में भी यहाँ पर एक G20 का सम्मेलन होना है। उससे लेकर के नगर निगम से संबंधित जो कार्य है उनकी रूपरेखा तैयार की गई थी और जिस पर अभी काम चल रहा है, जिसको लेकर के कल शहरी विकास मंत्री ने बैठक की और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए कि 20 मई तक सभी कार्य पूरे किए जाए, जिसमें जहां जो रोड है उनको उनके सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, वहीं डस्टबिन मॉड्यूलर डस्टबिन लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, ताकि जो लोग G20 के सम्मेलन में प्रतिभाग करने आएंगे वो वहां के सौंदर्यीकरण को देख करके अभिभूत हो सकें। और साथ ही गंगा आरती के दौरान में किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं उनको और ज्यादा बेहतर किया जाए, जो प्रस्तावित कार्य है उनको समय अवधि में पूरा किया जाए। इन तमाम विषयों को लेकर के कल शहरी विकास मंत्री ने शहरी विकास निदेशालय में ही बैठक की और अधिकारियों को तय समय सीमा पर इन सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके लिए 20 मई की तिथि भी निश्चित की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड शासन में वरिष्ठ IAS पंकज पांडे ने बेटे के ICSE बोर्ड में इंटरमीडिएट परीक्षा में 99% मार्क्स लाकर उत्तराखंड में तीसरा और स्कूल में पहला स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अर्नव अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजन, माता पिता और उन्होंने बहनों को दिया। अर्नव के पिता IAS अधिकारी के साथ साथ डॉक्टर भी है और उन्होंने अपने बेटे को आगे मेडिकल लाइन में ले जाने के लिए भी प्रेरित किया है। जी, मेरे पापा डॉक्टर है, बायो उन्होंने परस्यू किया था, बट मेरा इंटरेस्ट बायो में नहीं है उतना, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंसेज में है, तो मैंने इंजीनियरिंग परस्यू करने का सोचा।
अपने सभी जूनियर्स को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप दूसरों के बहकावे में ना आए। अगर कोई बोलता है कि आप 10 घंटे पढ़े दिन में, तो ये आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने हर दिन मैक्सिमम 5 घंटे पढ़ा होगा, और ये भी प्रॉपर ब्रेक्स के साथ पढ़ा था, तो इससे ही इतना काफ़ी होता है। तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जितना भी आप पढ़े, 1 घंटा 2 घंटा आप मन लगा कर पढ़े। घर के मेंबर्स का कितना सहयोग आपको रहा है इसमें? तो देहरादून में प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो वहीं 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट महोत्सव का आज चौथा और आखिरी दिन है। सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम हाथीबड़कला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महोत्सव में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जानकारियां भी दी जा रही है। साथ ही फूड कोर्ट के लिए भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें मिलेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। वहीं महोत्सव में श्री अन्न केंद्रित चर्चाएं होंगी। वैज्ञानिक सत्र, संबंधित संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालय और स्टार्टअप्स के द्वारा प्रस्तुतियां प्रदान की जाएंगी। तो उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा 22 अप्रैल से विधिवत शुरू हो चुकी है। चार धाम यात्रा में खराब मौसम के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रशासन अब सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। जोशीमठ गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने 20 मई 2023 को हेमकुंड साहिब धाम के कपाट खोलने से पहले यात्रा सुचारू ढंग से चलाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां शहर में 20 स्थानों पर अतिक्रमण पर डंडा चला है। प्रशासन की टीम ने 111 व्यक्तियों पर कार्रवाई की है। कुल जगहों पर ये कार्रवाई की है। खबर लालकुआ से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में बीती रात 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में लगभग 12 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घायल पीड़ित परिवार कोतवाली पहुंचा, तो वहीं पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी घायलों का इलाज हल्द्वानी में जारी है। तो वहीं पुलिस ने पीड़ितों को बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर लालकुआ से है, जहां 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में 12 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ज़्यादा जानकारी के लिए मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, पूरी जानकारी दें। देखिए, मामला कल रात का है। ये नगीना कॉलोनी क्षेत्र में
दो परिवार आपस में भिड़ गए, जिसमें एक परिवार को से कम से कम 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज करके घायलों को उनको अस्पताल भेज दिया है और पुलिस छानबीन कर रही है और मामले की पूरी जांच में लगी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका जानकारी देने के लिए। वहीं रुड़की के थाना भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। भगवानपुर थाने की सीमा के पास पुलिस की पशु तस्कर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि जंगल में बड़े पैमाने पर ये सभी लोग गौकशी को अंजाम दे रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। तो वहीं 3 दिन पहले बहादुराबाद क्षेत्र में भी पशु तस्करों से पुलिस का आमना सामना हुआ और फिलहाल 3 बदमाश मौके से फरार हो चुके हैं और साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बुग्गावाला थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी, ये अर्ली मॉर्निंग जो है काफ़ी, तो उसमें जो है भगवानपुर पुलिस बुग्गावाला और हमारी कसौजी CIU की जो टीम है रुड़की की, ये पूर्व में अभी जो बहादुराबाद में अभी हुआ था इनकाउंटर, उसके अभियुक्त की तलाश में भी टीम लगी हुई थी। तो सूचना के आधार पर जब गाँव में गए तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मवेशी मिले जो बंधे हुए थे और वहाँ पर 4 से 5 लोग करीब बताए गए थे, क्योंकि वो काफ़ी खेत वगैरह थे वहाँ पर। तो जब उनकी घेराबंदी की गई तो भागे, उससे भागने पर 2 बदमाशों को, जो एक चांदपुर का रहने वाला है इसमें आस मोहम्मद, ये इस पर 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ इसमें भगवानपुर का रेहान है, जिस पर हिस्ट्री शीटर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं, गौकशी के भी अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। तो इनके 2 लोग के इसमें भागने के दौरान जो जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, 3 लोग इसमें फरार है। तो अभी वो कॉम्बिंग चल रही थी, इसीलिए हम लोग वहाँ पर सभी अधिकारीगण वहाँ पर थे और अभी भी फोर्स लगा हुआ है। चोरी की 10 बाइकों के साथ पुलिस ने 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के कब्जे से 10 बाइक बरामद की गई है, जिनमें 3 बाइकों की चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया। वहीं तीनों चोरों में एक बाइक मैकेनिक भी शामिल है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। उसकी पूरी जो इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था उसकी बेचारे की बहुत उसको तगड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए बाइक चोरी की घटनाएं जैसे ही बढ़ती हैं, हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं और इसी प्रकार से लगातार जो है सितारगंज क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी और उस पर बढ़ती घटनाओं पर दृष्टिगत टीमें बनाई गई थी, जिसको CO किच्छा साहब लीड कर रहे थे। और इन टीमों में जो कि इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में काम कर रही थी, जिसमें SSI हमारे चौकी इंचार्ज करने का काम किया है, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और साथ में 10 बाइकें जो हैं बरामद हुई हैं। फिलहाल इनमें 10 बाइकों में से 5 बाइक हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो थाना सितारगंज से संबंधित है, 1 थाना ट्रांजिट कैंप से संबंधित है और बाकी भी हम लोग इसमें वेरीफाई कर रहे हैं। तो इन लोगों से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो यही चीज़ें प्रकाश में आई कि इनमें से एक अभियुक्त जो है वो गाड़ियों की यूट्यूब पर एक वीडियो भी देखा, जो कि गाड़ी चोरी से संबंधित एक टूल बनाने को लेकर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।